हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए बेटा, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि एसी अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एसी अप्लाइड टू प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एसी अप्लाइड टू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, यहाँ हमने तीनों अगर सिंपल रेजिस्टेंस है तब भी क्या इफ़ेक्ट होंगे, सिंपल इंडक्टेंस है क्या इफ़ेक्ट होंगे, कैपेसिटेंस है तो क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर अगर सिंपल रजिस्टर है यानी एसी अप्लाई टू प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो आपको पता है जो करंट है, ठीक है, और वोल्टेज है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, और जो एवरेज पावर होगी पी एवरेज विच इज इट विल बी इक्वल टू ई आर एम एस इंटू में आई आर एम एस होगी। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया था। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, नाउ इन दिस केस द करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड। करंट आपकी पीछे होगी 90 डिग्री, किससे? ई से, वोल्टेज से। करंट पीछे होगी, वोल्टेज आगे होगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज आगे होगी और करंट पीछे होगी। जो एवरेज पावर थी प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में वो हमारी ज़ीरो थी। कैपेसिटेंस के केस में जो करंट होती है वो वोल्टेज से लीडिंग होती है। ठीक है, सो यहाँ पर ठीक है, यहाँ इसमें आई एंड ई इन सेम डायरेक्शन, इसमें आप ये कह सकते हैं ई इज लीडिंग, यानी वोल्टेज लीड कर रही है बाय पाई बाय 2, और यहाँ पर ई इज लैगिंग बाय पाई बाय 2। हम ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आई इज लीडिंग या ई इज लैगिंग। यहाँ पर आपका आई इज लैगिंग है और ई इज लीडिंग, राइट। ये हमने ऑब्जर्व किया था। इस केस में भी आपकी एवरेज पावर आपकी ज़ीरो ही होती है। ये हमने कल की क्लास में बेटा डिस्कस कर लिया था ना। अब हम बात करेंगे, अगर हमारे कोई सर्किट है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं बेसिकली LCR सर्किट। ठीक है, यानी आप अब हम जो AC अप्लाई कर रहे हैं वो उसमें तीनों है, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस। ठीक है, सो नाउ AC अप्लाइड टू LCR सर्किट या RLC सर्किट भी कहते हैं हम इसको। ये हमारे पास में एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस L है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, और एक ये रजिस्टर, ठीक है, LCR, एंड दैट इज सेट टू बी योर सीरीज LCR। हम जो बात कर रहे हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों ही आपके सीरीज में कनेक्टेड है, और हमने इसको एक एक्सटर्नल सप्लाई आपने इसको दे दी, राइट। से E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। मैंने कल आपको बताया फेजर डायग्राम क्या होता है। बेसिकली फेजर डायग्राम इज ए वेक्टर डायग्राम, इट्स ए रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द साइनसोइडल ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज एंड साइनसोइडल करंट। जो उसकी रेडियस होती है, ठीक है, यानी जो उसका मैग्नीट्यूड वो आपकी पीक वैल्यू होती है। ठीक है, जो वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी वही उसका फेजर डायग्राम के लिए आपका रेडियस की तरह। तो यहाँ पर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको पता है सीरीज में क्या होता है। यहाँ से आपके पास में एक करंट जाएगी I, ठीक है, इंस्टेंट है। सो दैट करंट I L में भी उतनी जाएगी, C में भी उतनी जाएगी और R में भी उतनी ही जाएगी। यानी जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में कनेक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो करंट विल रिमेन सेम। करंट हमारी तीनों डिवाइसेस में आपकी सेम रहेगी, ठीक है। द करंट विल रिमेन सेम इन ऑल द थ्री डिवाइसेस। यहाँ पर ये इंडक्टर है, ठीक है, तो
मान लीजिए अब आपके पास में जो करंट है, करंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, आई डोंट नो, से ये है मेरी करंट, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये मेरी करंट। अब ये एंगल क्या होगा, अभी आपको बताता हूँ। देखिएगा करंट इसमें गई, इसमें भी गई, इसमें भी। इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, यानी वोल्टेज आपकी 90 डिग्री लीडिंग है, तो ई एल जो होगा वो आपका इसमें 90 डिग्री लीडिंग होगा किस करंट से। इसमें कैपेसिटर की जो ई आएगा यानी ई सी वो 90 डिग्री लैगिंग है, और इसमें आपका सेम डायरेक्शन में है, यानी रेजिस्टेंस में और ई आर जो रेजिस्टेंस है आपका उसमें जो करंट जा रही है, और आपका करंट और वोल्टेज दोनों सेम होंगी। तो मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई ई आर, तो देन द करंट विल ऑल्सो रिमेन सेम, सो दिस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास में, नेक्स्ट है मेरे पास में ई एल, ई एल इससे 90 डिग्री लीड करते हुए बनेगी, ई सी इससे 90 डिग्री पीछे, तो यानी इसके जस्ट अपोजिट, ये इससे 90 डिग्री पीछे, ये इससे 90 डिग्री आगे, तो दोनों का एंगल हो गया 180 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया मेरा फेजर डायग्राम। क्योंकि करंट सबकी एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने करंट, आपका जो करंट है आपका आया मेरा, दैट विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन एंड दैट विल इन द डायरेक्शन ऑफ योर ई आर, दिस इज माई ई एल, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, इफ़ ई एल इज़ ग्रेटर देन ई सी और ई सी इज़ ग्रेटर देन ई एल। अगर ई एल ग्रेटर देन ई सी से होगा तो ये आपका वेक्टर बड़ा बनेगा, ये वेक्टर छोटा बनेगा, ठीक है। अगर ई सी ई एल से बड़ा होगा तो ये वेक्टर आपका बड़ा बनेगा और ये वेक्टर आपका छोटा बनेगा। तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको ई एल और ई सी से, ठीक है। कि ई एल आपका क्या होता है, ई एल आपका जो है वो वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर, ई सी जो है आपका वो वोल्टेज है आपका अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। अगर ई एल ग्रेटर देन ई सी है तो आपके पास में ये वैल्यू जो होगी, ठीक है, ई एल माइनस, उस सर्किट को हम एक तरीके से कहते हैं डोमिनेटिंग इंडक्टर सर्किट, ठीक है, डोमिनेटिंग इंडक्टर सर्किट। और अगर ई सी बड़ा होगा ई एल से तो हम कहेंगे आपका दैट इज सेट टू बी योर डोमिनेटिंग कैपेसिटर सर्किट, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न, सो यहाँ पर हमारे पास में ये ई एल है, ये ई आर है, ये ई सी है, हमें नेट निकालना है इनका। नेट हम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिएगा फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं ई एल इज़ ग्रेटर देन ई सी है, तो ई एल ई सी से ग्रेटर है, तो हम इसमें से देखिए दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, दैट्स योर से ई एल माइनस ई सी, राइट। आप वी भी ले सकते हैं, इसे पोटेंशियल डिफरेंस वी एल माइनस वी सी भी लिख के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, से डेट विल बी माई रिजल्टेंट ई, ये मेरा रिजल्टेंट होगा ई, जो ऑलरेडी हमें मेंशन है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी टोटल वोल्ट। ये एंगल आपका ओमेगा टी होगा कंप्लीट, ये आपकी डायरेक्शन आई की है, तो अगर ये मान लीजिएगा ये एंगल है मेरे पास फाई, कितना है, फाई एंगल है मेरे पास में, फाई इज़ द एंगल, ठीक है, जो हमारा इस ऑप्टेन से ट्राइंगल, जो हमारे दो वेक्टर थे इनसे ऑप्टेन आ गया है, किससे, ई आर वेक्टर से आया है, ठीक है। सो दिस आई का जो एंगल होगा वो कितना होगा, देखो दैट विल बी योर ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अगर हमारे पास में ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आएगा, ठीक है। सो आई नोट इज़ द पीक वैल्यू, ई नोट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई नोट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ करंट,
ठीक है, साइनोसोडल फंक्शन है दोनों हमारे, बस ये एंगल का डिफरेंस है। अब ये फाई क्या है, ये फाई आपका वेक्टर से निकलेगा। तो हम इसे सोल्व करते हैं, ज़रा फाई निकालते हैं, फाई कैसे निकलेगा और हमारे पास में ई कैसे निकलेगा टोटल, ठीक है, वो भी हम कैलकुलेट करें। सो नाउ देखिए, आप कल क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस किया था, व्हाट्स माई ई एल, दैट माई आई एक्स एल, व्हाट इज माई ई सी, आई एक्स सी, ठीक है, यही था हमारे पास में, ठीक है। इनकी पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे पीक वैल्यू निकाली थी वो यही थी, ठीक है। जो आई आया था हमारे पास में ई नोट बाई एक्सएल, इस तरीके से हमने निकाले था, तो ये सब इनकी पीक वैल्यू है। तो दैट्स योर ई नोट एल भी कह सकते हो आप, ई नोट सी भी कह सकते हो दैट। तो यहाँ पर आपके पास में ई एल हो गया आई एक्सएल, एक्सएल था आपका ओमेगा एल, एक्स सी था आपके पास में 1/ओमेगा सी, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है। और ई आर क्या था आपके पास में, सिंपल आई है। जो पहले तो मैंने देखिए दो वेक्टर, फर्स्ट जो केस हम, हाउ मच द ई एल माइनस ई सी, दैट्स योर आई एक्सएल माइनस एक्स सी आ गया। तो पहले तो हमारे दो वेक्टर सोल्व हो गए, ठीक है। फिर से बना देता हूँ वेक्टर डायग्राम, कोई बात नहीं। तो ये जो फाइनली ये वाला जो वेक्टर आया मेरा, वो आ गया आपका आई एक्सएल माइनस एक्स सी, और इधर एक वेक्टर है आई आर, दैट्स टू योर ई आर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। हमें निकालना है ये फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर ई। कैसे निकलेगा, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हाउ मच द रिजल्टेंट, यू नो रिजल्टेंट दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, यही एंगल। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, सो डेट विल बी योर ई विल बी इक्वल टू नेट ई, इट्स योर ई आर का स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास में आया ई एल माइनस ई सी जो वेक्टर है इसका होल स्क्वायर, प्लस ये वाली जो टर्म है कोस 90 वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये आपका कोस 90 आएगा दो वेक्टर की। सो हमारे पास में फाइनली आ गया आपके पास में ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर। सो जस्ट आई विल पुट द वैल्यू, ई आर इज इक्वल टू आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ऐसे ही जैसे ये आपके यहाँ पर जो एक्सएल होता है, एक्स सी होता है, या रेजिस्टेंस होता है, यानी रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसी तरीके से नेट जब हमारे पास में एलसीआर सर्किट होता है तो नेट ईएमएफ जो होता है हमारे पास में ई, उसके हम लिखते हैं आई जेड, ठीक है। इस जेड को हम जो कहते हैं दैट इज सेट टू बी योर इम्पीडेंस। तो यहाँ से देखिए आई आई तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका बचेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। सो दिस इज माई आई। तो सिंपल मेरे पास में आ गया इम्पीडेंस, इसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में इम्पीडेंस की। ये एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप अगर इसकी वैल्यू रखना चाहें दैट विल बी योर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा एल माइनस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट्स योर फाई, अब हमें फाई निकालना है, टेन फाई। तो टेन फाई कितना होगा हमारा, टेन फाई जरा देखिएगा इसी ट्राइंगल में आप ये कैसे निकालेंगे आप, टेन फाई आपके लिए हो गया ये, दैट्स योर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सो इट्स योर ई एल माइनस ई सी अपॉन में ई आर, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी
अपॉन में आई आर, आई विल बी कैंसिल आउट, सो टेन फाई जो है हमारे पास वो आएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। ठीक है, सो नाउ दिस इज माई वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ये तो हुआ हमारे पास में। अब जो दूसरा केस मैंने आपको बताया था दैट विल बी इफ मान लो से ई सी इज ग्रेटर देन ई एल, यानी जो कैपेसिटेंस की वोल्टेज है वो ज़्यादा है इंडक्टिव की वोल्टेज से। तो हमारे पास में जो सर्किट था इस बार ये ई सी जो है ये ज़्यादा है ई एल से। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों वेक्टर को, ये जो लीनियर वेक्टर है एक दूसरे के, तो इस बार ई सी माइनस ई एल आ जाएगा। सो द ओनली द डिफरेंस इज योर, you will get EC minus EL and this is your ER। फिर से एक दूसरे के 90 डिग्री है और इनका हम रिजल्टेंट, जो भी रिजल्टेंट आएगा जहाँ पर भी, ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट आएगा। तो ये ओमेगा टी होगा इस बार। तो जो करंट की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर, द चेंजेस विल बी योर आई विल बी इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर इफ़ वोल्टेज ई सी इज ग्रेटर देन ई एल है, यानी कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट है, तो आपका जो करंट होगी वो फाई जो लैग कर रही थी पहले, अब वो उसी फाई एंगल से लीड करेगी। ठीक है, पहला रेफर। बाकी आपका जो टेन फाई होगा यहाँ पर डेट विल बी इक्वल टू यहाँ पर एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर होगा, क्योंकि ये ई सी माइनस ई एल अपॉन में ई आर आएगा, तो उससे एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर आएगा। जो इम्पीडेंस आएगा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेट विल बी ओनली इक्वल टू योर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी की जगह हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। लेकिन इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर करो या एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर करो, ये आपका सेम ही रहता है। तो ओनली द डिफरेंस वो हमारे पास में कंडीशन पे होगा कि आपको जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आ रही है वो ज़्यादा है हमारी, या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ रही है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो सिर्फ यही डिफरेंस पड़ता है, जो करंट है आपकी वो लीडिंग और लैगिंग का फ़र्क पड़ता है, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो ये हमारे पास में टेन फाई और आपके पास में आ गया जेड जो है होता है हमारे पास में, दैट इज सेट टू बी योर इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस बोलते हैं हम इसको, इम्पीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों कंडीशन हमारे पास में होती है। अगर हम इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाए, यानी एक तरीके से वेक्टर ट्राइंगल, तो देखिएगा ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर हो गया, कोई भी आप से एक्सएल माइनस एक्सी ले सकते हैं इसको फर्स्ट। तो ये हमारे पास में जेड हो गया। ठीक है, इनका रिजल्टेंट तो यही आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज सेट टू माई इम्पीडेंस ट्राइंगल। अब एक कंडीशन होती है रेजोनेंस। व्हाट इज द रेजोनेंस? तो इन सीरीज एलसीआर सर्किट द रेजोनेंस टर्म, ठीक है, एक बहुत ही कॉमन टर्म होती है। सो दैट इज इन सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस टर्म्स रेफरेंस टू योर मैक्स कंडीशन विच गिव्स द मैक्सिमम, ठीक है, विच गिव्स द मैक्सिमम करंट। जो आपको मैक्सिमम करंट जहाँ से ऑब्जर्व होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, वो आपकी रेजोनेंस कंडीशन होती है। रेजोनेंस का मतलब भी वैसे यही होता है कि पीक से ज़्यादा, यानी आपके पास में अगर कोई करंट है, वेरिएबल करंट पास हो रही है, तो दिस कंडीशन जहाँ पर ये मैक्सिमम हुआ सबसे ज़्यादा, वो कंडीशन हमारे पास रेजोनेंस होती है। अब करंट क्या है आपकी, यहाँ पर करंट है आपका ई बाई जेड। तो ई तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज सेम है, कांस्टेंट है, तो हम ये कब मैक्सिमम होगी, जब ये जेड मिनिमम होगा। और जेड क्या है आपका, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी करें या एक्सी माइनस एक्सएल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेजोनेंस कंडीशन होती है हमारे पास में जब ये करंट आपकी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करना मिनिमम करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अगर इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन दिस जेड विल बी इक्वल टू आर। ये जो आपका इम्पीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, और आई विल बी दैट्स योर ई बाई आर, और ये आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। सो रेजोनेंस कंडीशन हम कहते हैं व्हेन द करंट विल बी मैक्सिमम, और यू कैन से व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसपे न्यूमेरिकल में ज़्यादातर यही पूछी जाती है हमसे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, सो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल हो गया आपका ओमेगा एल, एंड जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों इक्वल होते हैं उसी को हम उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो दिस इज सेट टू माई ओमेगा नोट। सो दिस ओमेगा नोट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में एल सी। सो ओमेगा नोट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ एल सी। एल इज द इंडक्टेंस एंड सी इज द कैपेसिटेंस। दिस इज सेट टू माई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यही कंडीशन हमारी रेजोनेंस कंडीशन होती है जब आपकी करंट मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम तब होती है जब आपके पास में द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस विल बी इक्वल। ठीक है, तो रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस है हमारे पास में, यानी कुछ रिजल्ट आए हमारे पास में। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखिएगा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम। इम्पीडेंस जो होगा वो आपका मिनिमम होगा, एंड डेट जेड विल बी इक्वल टू आर। The current in the circuit will be maximum, that will be said to be your I naught is equal to E naught by R। यहाँ पर VL is equal to यानी voltage across the inductor will be equal to the voltage across the capacitor। ठीक है, जो आपका the current and voltage are in same phase होगा, यानी फाइनल जो नेट आपकी करंट आएगी और वोल्टेज आएगी वो सेम फेज में, क्योंकि बाकी सब एंगल आपके जीरो होंगे, क्योंकि यहाँ पर फाई जो है द फाई इज जीरो है, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया। तो आपका जो कोस फाई 10 फाई था, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, तो 10 आपका क्या हो गया, वो जीरो हो गया। द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा आपका, यानी सीरीज एलसीआर सर्किट कन्वर्ट्स टू योर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। सो द अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू योर, जो अप्लाइड ईएमएफ होगा वो आपका यानी ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस यानी ई आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स, और पावर फैक्टर दैट कोस फाई विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी इक्वल टू 1। तो पावर फैक्टर क्या है वो मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, साथ ही देखिए यहाँ पर कुछ वेरिएशन है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था एक्सएल और एक्ससी की टर्म्स में वेरिएशन पढ़ा था आपका फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, ऐसे यहाँ पर आपका इम्पिडेंस के लिए है वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद अप्लाइड सोर्स। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है हमारे पास में, अपने नोट्स में ध्यान देंगे तो दो कंडीशन है, जब आपकी तीन कंडीशन है, एक रेजोनेंस पे, एक आपका यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी लेस देन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक आपकी ग्रेटर देन है। ठीक है, तो तीन कंडीशन में हमारे पास में ये एक छोटा सा वेरिएशन आता है, तो वही आपको यहाँ पर देखना, आपने आपके नोट्स में ऑलरेडी गिवन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक फैक्टर होता है क्यू फैक्टर, जिसको हम क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये जो रेजोनेंस होती है हमारे पास में उसका आपको शार्पनेस देता है। ठीक है, सो व्हाट इज माय क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। So Q factor, what is the Q factor? It gives the sharpness at resonance। तो जो रेजोनेंस, ये देखिए ये कंडीशन हमारी रेजोनेंस होती है। अब अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग हो सकती है सॉरी, मान लीजिएगा ये आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू आई, ठीक है, अब
ये एक फ्रीक्वेंसी है मेरी, ये ओमेगा नॉट है जो रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी है। ये मेरी ओमेगा 1 है, ये मेरी ओमेगा 2 है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ये एक्चुअल में यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन ये इसके बाद ये शार्प हो, यानी कर्व आपका शार्प हो गया और रेजोनेंस कंडीशन पहुंची है। ये मान लीजिए डेल्टा ओमेगा है चेंज, तो हम ये कह सकते हैं दैट ओमेगा 2 जो है आपका वो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा होगा, और ओमेगा 1 दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा होगा, है ना। मान लीजिए ओमेगा, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ओमेगा 1 आ गया, इतना ही सब्ट्रैक्ट किया तो आपका, तो बैंडविड्थ जो हुई हमारे पास में यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा, बैंडविड्थ मतलब डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व कर ली। सो ये जो हमारे पास में जो कंडीशन आई, ठीक है, ओमेगा नॉट अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा, ठीक है। सो दिस क्वांटिटी रिगार्डेड एज ए मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ दिस कर्व, ये जो आपके पास कर्व है, यानी इसी को हम क्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सो दिस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय दिस 2 डेल्टा ओमेगा, यही आपकी इस शार्पनेस, मतलब ये जो क्वालिटी फैक्टर, मतलब हमारे पास में देखिए एक ग्राफ ये है, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। अब रेजोनेंस कंडीशन अकर कर रही है, इसमें भी अकर कर रही है, ये भी रेजोनेंस कंडीशन है मेरी, ये भी रेजोनेंस कंडीशन, तो इसकी ये मेरी, लेकिन देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो शार्पनेस है ग्राफ की वो कम है, यहाँ पर उससे ज़्यादा है, यहाँ पर और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा शार्पनेस हो रही, यानी यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई भी एक हम वैल्यू ले लें, इसमें इस ग्राफ में मान लीजिए ये वैल्यू ले लें हमने, ये डेल्टा ओमेगा है, जितना चेंज हमने इधर लिया उतना ही चेंज हम इधर लिया। ठीक है, इसको हमने ओमेगा 1 कह दिया, इसको हमने ओमेगा 2 कह दिया। तो उस चेंज के बाद में, यानी ये जो यहाँ तक, ठीक है, ये आपका स्टीप कर्व था, उसके बाद एकदम से आपका क्या हुआ, यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन यानी हाई वैल्यू पीक की है। तो वही स्टीप कर्व के बाद में ये जो कर्व में तो जो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ स्लो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर उससे ज़्यादा यानी फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ एकदम इंस्टेंटेनियस। तो क्वालिटी फैक्टर किसका ज़्यादा होगा, थर्ड वाले कर्व। ठीक है, तो ये जो इंस्टेंटेनियस चेंजेस की वजह से आपका जो जो यहाँ पर हुआ है, उसी को हम क्यू फैक्टर या फिर क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो क्यू फैक्टर किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट का हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट मे बी योर द क्यू फैक्टर of LCR circuit, series LCR circuit may also be defined as the ratio of the voltage developed across the capacitance or inductance, ठीक है, at resonance to the voltage at the to the applied voltage, यानी instantaneous value। तो हमारे पास में जो रेजोनेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, यानी VL और VC दोनों सेम है, किसी की भी वैल्यू रख दो आप, और डिवाइडेड बाय कैपिटल, या हम जो कह रहे थे EL और EC एंड अप्लाइड वोल्टेज। सो दिस इज सेट टू बी माय क्वालिटी फैक्टर। तो Q कैन बी रिटन एज योर EL बाई E या EC बाई E। EL बाई E यानी IXL अपॉन में IZ। ठीक है, यहाँ पर जो रेजोनेंस कंडीशन पे आपको पता है Z इज इक्वल टू R हो जाता है, यहाँ पर IXC अपॉन में Z। सो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, दैट्स योर I कैंसिल हो गया, तो दिस इज माई XL अपॉन में R या फिर XC अपॉन में R। ठीक है, XL क्या होता है आपका ओमेगा L अपॉन में R या 1 बाई ओमेगा C बाई R। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, यू नो द
ओमेगा भी यहाँ पर कौन सा होता है, ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1 में रूट ऑफ एल सी इंटू में एल बाई आर, और यू कैन से यहाँ पर कैसे ये आ जाएगा आपका 1 पहले इसे सही से लिख लेते हैं, 1/ओमेगा सी आर। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 में रूट एल सी इंटू में 1 में सी आर। सॉरी 1 में, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में 1 में रूट एल सी। ये दोबारा बता रहा हूँ, ओमेगा एल बाई आर था आपका ये, ओमेगा की वैल्यू रखो 1 में रूट एल सी इंटू में एल बाई आर। ये जो था वो आपका ये था 1 में ओमेगा नॉट सी आर, ठीक है। तो दिस विल बी योर 1 में 1/√LC इंटू में सी आर। तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा आपके पास में दैट विल बी योर, अगर इसे रूट के अंदर ले लूँ मैं सबको, तो दिस इज योर L² में LCR², ठीक है। ये रूट ऊपर का जाएगा और रूट के अंदर ले लूँगा तो रूट LC और अपॉन में ये C²R²। R तो बाहर आ गया, 1/R, ये बचेगा आपका रूट ऑफ L/C। यहाँ पर इससे C से C, ये भी 1/R आपका बाहर आ गया, यहाँ पर भी बचेगा रूट ऑफ L/C। सो दिस इज माई क्वालिटी फैक्टर। तो दोनों कंडीशन में देखिए आपका सेम ही आता है, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर, दैट इज सेट टू बी योर शार्पनेस ऑफ द कर्व, ठीक है। सो दिस क्यू फैक्टर इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन में 2 ओमेगा नॉट अपॉन में 2 डेल्टा ओमेगा, दैट्स योर बैंडविड्थ कहलाती है। डेल्टा ओमेगा इज सेट टू बी योर बैंडविड्थ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/R रूट L/C। तो ये हमसे पूछी जाती है जनरली, ये पूछी जाती है आपसे, ठीक है, या ओमेगा नोट पूछ लेगा या ये बैंडविड्थ आपसे पूछ लेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड आउट करें, राइट। तो ये था हमारा क्यू फैक्टर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका एवरेज पावर डिसिपेशन इन सीरीज LCR सर्किट। जैसे आपने पहले किया था वैसे ही आप यहाँ पर एवरेज पावर डिसिपेशन, how much the P एवरेज, P एवरेज कितना होगा हमारे पास है, यू नो, इंटीग्रेशन ऑफ EI/dt और 1/T ओवर द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T, राइट। तो 1/T, E की वैल्यू हमारे पास E0 साइन ओमेगा टी है, I की वैल्यू 2 I0 साइन ओमेगा टी, +5 रखो या -5 रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो हम +5 जब कैपेसिटर डोमिनेटिंग होता है और -5 जब आपका इंडक्टर डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट हमारा ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लस रख दिया, आप माइनस रख के देख लेना। 1/T E0 I0 ये बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन बचेगा आपका साइन ओमेगा टी और इंटू में साइन ओमेगा टी +5 इंटू डी टी, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, साइन A + B का, तो साइन ओमेगा टी, साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ठीक है।
तो फाइनली हमारे पास में ये आ गया फॉर्मूला ई नोट आई नोट अपॉन में, देन दिस विल बी योर 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई डी टी प्लस ये आपके पास में जो टर्म बचेगी ये साइन ओमेगा, सॉरी ये साइन फाई है, हाँ, तो दिस विल बी योर साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू में साइन फाई, ठीक है, इंटू डी टी 0 टू टी। तो हम यहाँ पर ई नोट आई नोट डिवाइडेड बाई टी, ये देखिए आप फर्स्ट इंटीग्रेशन में कोस फाई तो कांस्टेंट है तो कोस फाई विल बी आउटसाइड, सो इंटीग्रेशन बचेगा आपके पास में 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, प्लस इसमें साइन फाई कांस्टेंट है तो साइन फाई इसका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा आपका साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 साइन ए कोस ए आपका साइन 2a बन गया, यानी साइन 2 ओमेगा टी बन गया। डन। सो दिस ई नोट आई नोट अपॉन में टी इंटू कोस फाई, ये जो देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, आपको पता है इसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 लिखते हैं, तब जाके इंटीग्रेशन होगा 0 टू टी इंटू में डी टी प्लस साइन फाई बाई 2, ये साइन 2 ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 टू टी पे, कल भी हमने किया था इसका, और आपको पता है इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, तो ये हमारा 0 हो गया कंप्लीटली। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करके देखेंगे, इंटू में कोस फाई, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए आप 0 टू टी, अब ये 1/2 बाहर आ गया, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी का 0 टू टी, ठीक है, पीछे टर्म, तो 1 की जगह आपका देखिएगा इंटू डी टी, 1 की जगह डी टी आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे आप t माइनस 0, कोस 2 ओमेगा टी का फिर से 0 हो जाएगा। ये भी हम कई बार कर चुके हैं, बार बार हमारा यही बचता है, t ही बचता है इसमें से, तो सिर्फ इसमें से इंटीग्रेशन में से t बचेगा। तो एवरेज पावर जो आ गई मेरे पास में, आप इसे इंटीग्रेट कीजिए इंटू कोस फाई और इंटू में ये बचेगा सिर्फ आपका t, बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगी, t से t कैंसिल हो गया, तो दैट्स योर ई नोट आई नोट अपॉन में 2 इंटू कोस फाई। सो ई दिस कैन बी रिटन एज ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कोस फाई। सो एवरेज पावर आ गई हमारे पास में ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कोस फाई। जो पहले अगर हम प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए याद हो आपको फर्स्ट केस में, तो ये आता था आपका ई आर एम एस आई आर एम एस। यहाँ पर जो आपके पास में आ रहा है, ये एक कोस फाई टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी कोस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं। यानी अगर हमने इंडक्टर और कैपेसिटर ऐड कर दिए सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ में, तो हमारा पावर पे जो इफेक्ट हुआ दैट इज सेट, वो उसी टर्म से, यानी उस कोस फाई से इफेक्ट हुआ, एंड दैट इज सेट टू बी योर कोस फाई सेट टू बी योर पावर फैक्टर। और कोस फाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी r/z। कहाँ से आई है r/z? या आपका जो ट्राइंगल है उसी से आई थी, जो फाई निकाला था हमने उसी में आप कोस फाई निकालिएगा, कोस फाई आपके पास में आएगा, ठीक है, दैट्स योर ई आर अपॉन में टोटल ई, यानी आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये अगर हमारे पास में ये एंगल था फाई, तो ठीक है, दैट्स माई, दिस इज माई बेस, दिस इज माई हाइपोटेनियस, दिस वाज माई ई आर एंड दैट वाज माई कंप्लीट ई आया था, ठीक है। तो दिस इज बेस अपॉन, तो वहीं से आया आपका आई आर आई जेड, आई से आई कैंसिल हो गया, कोस फाई इज इक्वल टू r/z। सो दिस इज सेट टू माई पावर फैक्टर, ठीक है। एट रेजोनेंस की कंडीशन पे r इज इक्वल टू z हो जाता है, आपको पता है, तो कोस फाई जो पावर फैक्टर होता है वो आपका 1 हो जाता है, मैक्सिमम होता है, और फाई जो होता है एंगल आपका वो 0 होता है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट इसमें टॉपिक था, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है।